जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म फिर से GNU एकेडमी पर। तो साथियों, वही जोश, वही जुनून, वही आगाज़ और वही फिर से अंदाज में, और हम आ चुके हैं अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो हमारा रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए साइंस का जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूप से मैं लेके आ गया हूँ। तो प्रैक्टिस सेट नंबर ये हमारा 4 रहने वाला है आज का, और एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं हम। बिल्कुल भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको दोस्तों। तो यानी कि जो आपकी टॉप 20 साइंस की जो सीरीज चलाई है प्रैक्टिस सेट नंबर की, तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है दोस्तों, 4 पर बात करूँगा आज, और फिर बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि, और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और भोलेनाथ आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाएं, और आप सभी इस बार सिलेक्शन लेके ही वापस लौटें। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैं चल रहा हूँ अपने डायरेक्ट सीधा क्वेश्चनों पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलता हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो सीधा क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन के सामने, आप एक बार देखें और फटाफट यानी कि आंसर करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप लोग देख लें कि यहाँ लिखा है RRB ग्रुप डी टॉप 20 साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, यानी आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस की क्वेश्चन सीरीज क्या हो गई, चलाई गई है। ठीक है दोस्तों, साइंस की क्वेश्चन सीरीज टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। तो क्वेश्चन लिखा है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन कैसा है, गलत है, यानी रॉन्ग पूछा है। इनमें से कौन सा आपका रॉन्ग है। तो एक बार ऑप्शन देखें। ऑप्शन में लिखा है, पहला जो ऑप्शन है आपका, पहले ऑप्शन में लिखा है इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है। यानी पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है कि इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है। ऑप्शन गलत पूछा है, सही नहीं पूछा है कि सही कौन सा है, ये पूछा है कि इसमें से गलत कौन सा है। ऑप्शन नंबर दूसरा है कि यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आँखों के लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी होती है। ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया था। और तो ऑप्शन नंबर 3 में है, प्रभावित व्यक्ति के आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता है। चौथा ऑप्शन है, नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारण में से एक है। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इनमें से कौन सा एक हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कथन गलत है, ये पूछा है। तो इनमें से दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि नेत्र गोलक में वृद्धि कोष के कारणों में से एक है। यानी कि ये ऑप्शन कैसा है आपका, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। पूछा गया है इनमें से कौन सी आपकी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पोषण, दूसरा ऑप्शन है आपका संचारण, तीसरा है आपका उत्सर्जन, चौथा है प्रजनन। यानी कि इनमें से पूछा गया है गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, कौन सी है। चलिए दोस्तों बताइए फटाफट कि इनमें से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ आपका सही जवाब होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बेलविदा आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है संचारण, यानी कि संचारण जो है आपकी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया में से एक है। ठीक है, आशा करता हूँ सही से समझ में आ गया होगा। और चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बिल्कुल स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, एक बार पढ़ें और आंसर करने की कोशिश करें। लिखा है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है ये पूछा गया है, यानी कि इनमें से कौन सा एक कथन है जो सत्य नहीं है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, थोड़े बड़े हैं, पढ़िए और ऑप्शन करने यानी कि आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन पहला लिखा है, यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
दूसरा ऑप्शन, यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पादन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है। तीसरा आपको लिखा है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही और सही जवाब हो सकता है 4 ऑप्शन में से। चलिए फटाफट बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इनमें से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका सही जवाब होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है आपका, यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पादन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी हाँ साथियों, यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पादन के कैसा होता है, बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यही आपसे पूछा था इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 लिखा है, यही आपका बिल्कुल कैसा है, गलत ऑप्शन है, और यही आपका सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 3 हो गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, एक बार ध्यान से पढ़ें, और बहुत ही दमदार, जानदार, ज़बरदस्त, शानदार क्वेश्चन है। एक बार पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन में लिखा है साथियों, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह क्या कहलाता है। यानी पत्ते का वह कौन सा भाग है जो तने से जोड़ता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। जो पत्ते का भाग होता है जो तने से जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन मिलते जुलते हैं। पहला जो ऑप्शन है नस, दूसरा पत्रदल, तीसरा डंठल और चौथा अनुपर्ण। यानी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। यहाँ बहुत ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर आपको तीसरा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा डंठल, ये आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डंठल कैसा है आपका, जो पत्ते को तने से जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं, हम डंठल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डंठल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए बिना देरी किए हुए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत नहीं है। इनमें से आपको पूछा गया है कि कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है, यानी कि नहीं पूछा गया है इनमें से कौन सा प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है, ये बताना है दोस्तों। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोयाबीन, गेहूँ, मछली, चना। तो चलिए बताइए इनमें से कौन सा एक प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है। 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो यहाँ आपका कैसा होगा, सही जवाब होता हुआ नज़र आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जो गेहूँ है आपका प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो गेहूँ है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि 6 क्वेश्चन क्या लिए बैठा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी नज़रों के सामने, आपकी स्क्रीन के सामने जस्ट आज आप देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ें आप लोग पहले। तो 6 में क्या लिखा है, आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है। यानी कि टीवी का जो रिमोट होता है उसमें जो कंट्रोल होता है, रिमोट टीवी को कंट्रोल करता है, वो किस तरंगों द्वारा कंट्रोल करता है, ये पूछा गया आपसे। बिल्कुल ही बहुत ही ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है ये। जो टीवी का रिमोट होता है उसमें जो टीवी हम लोग कंट्रोल करते हैं वो उनमें से जो तरंग निकलती हैं वो कौन सी तरंग होती हैं। दोस्तों फटाफट आंसर कीजिए बहुत ही ध्यान से। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका अल्ट्रासोनिक तरंगें, दूसरा है इंफ्रारेड तरंगें, तीसरा लेजर, चौथा है रेडियो तरंगें। चलिए इनमें से बताइए कौन सी जो तरंगें हैं जो हम क्या करते हैं टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए फटाफट।
तो इनमें से आपका दूसरा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होता हुआ नज़र आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 में जो लिखा हुआ है कि टीवी के जो यानी कि रिमोट में जो कंट्रोल की जाती हैं वो की जाती हैं आपकी इंफ्रारेड तरंगें। इंफ्रारेड तरंगें को क्या करते हैं हम टीवी के रिमोट में कंट्रोल करने की जो तरंगें निकलती हैं वो ऑप्शन नंबर 2 आपका इंफ्रारेड तरंगें कैसी हो गई आपकी बिल्कुल सही सटीक आंसर आ गया है। ठीक है, यानी कि ये आपका बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, एक बार पढ़ें ध्यान से और जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करें, ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ें उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों कि प्रोटीन की उपस्थिति, क्या पूछा गया है, प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घोल आवश्यक है। यानी प्रोटीन की उपस्थिति परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घोल आवश्यक है, ये देखना है आपको। अगर कहीं प्रोटीन प्रेजेंट है, ये हम कैसे पता करेंगे इनमें से कौन सा घोल की आवश्यकता पड़ती है जिससे हमें प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट है उसके लिए हमें पता चल जाए कि यहाँ प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। चलिए तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर पहले में आयोडीन घोल, दूसरा है कॉपर सल्फेट और आयोडीन घोल, तीसरा है आयोडीन और कास्टिक सोडा घोल, चौथा है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा घोल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन फटाफट देखिए और आंसर करने की बिल्कुल जल्दबाजी ना करें क्योंकि ऑप्शन बहुत ही अच्छे और जानदार शानदार दिए गए हैं आपको। चलिए बताइए इनमें से कौन सा जो है प्रोटीन का कौन से प्रोटीन घोल की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल, यानी कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का जो घोल है वो बिल्कुल आपका कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा घोल की क्या पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है क्या 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 पता लगाने के लिए, यानी कि प्रोटीन उपस्थित है या नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलता हूँ बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन 8 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते। बहुत ही शानदार जबरदस्त आंसर है। क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है इनमें 4 ऑप्शनों में से कौन सा एक जलीय जीव नहीं है, जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते, ये बताना है। निम्नलिखित में कौन से जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते हैं। 4 ऑप्शन है ऑक्टोपस, दूसरा ऑप्शन है क्लाउन फिश, तीसरा है स्क्विड, चौथा है व्हेल। यानी 4 में से बताना है कि कौन से जलीय जीव में क्या नहीं होते हैं, गलफड़े नहीं होते हैं। चलिए फटाफट आंसर करें, कोई जल्दबाजी नहीं करें कि हाँ इसमें होते इसमें नहीं होते। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि इनमें से जो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ जो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 जो व्हेल मछली होती है उसमें सर क्या नहीं होते हैं, गलफड़े नहीं होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, व्हेल मछली में गलफड़े नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए, आशा करता हूँ सही से समझ में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 9 पर पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि जठर द्वारा स्त्रावित बलगम की भूमिका क्या है। जठर द्वारा स्त्रावित बलगम की भूमिका क्या है, यानी कि जठर जो होता है, जठर द्वारा प्रस्तावित बलगम की भूमिका क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन बहुत ही मिलते जुलते हैं। पेट की परत की रक्षा करना, दूसरा ऑप्शन है भोजन में कीटाणुओं को मारना, तीसरा है वसा को पचाना, चौथा है प्रोटीन को पचाना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। सटीक आंसर करने की कोशिश करें। चलिए तो यहाँ जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका कैसा हो रहा, सही जवाब होता हुआ नज़र आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 कैसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहा गया कि पेट की परत की रक्षा करता है जठर रस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपकी बिल्कुल सही आंसर और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूँगा, क्वेश्चन नंबर 10। और ये आपके आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी एयरफोर्स, नेवी, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, आईसीजी के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है,
क्वेश्चन 10 में लिखा है कि म्यूटेशन शब्द का अर्थ क्या है। यानी म्यूटेशन शब्द का अर्थ पूछा गया कि यहाँ जो म्यूटेशन शब्द जो दिया गया है इसका क्या अर्थ है, म्यूटेशन शब्द का क्या अर्थ है। तो चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि अनुवांशिक गलती, दूसरा है अनुवांशिक सुधार, तीसरा अनुवांशिक स्थानांतरण, चौथा अनुवांशिक रेखा। यानी 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है म्यूटेशन शब्द का यहाँ अर्थ क्या दिया गया है। तो दोस्तों म्यूटेशन जो शब्द है इसका अर्थ यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि म्यूटेशन शब्द का जो अर्थ होगा अनुवांशिक गलती से दर्शाया गया है। यानी कि म्यूटेशन जो शब्द है उसका अर्थ होता है अनुवांशिक गलती, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा। बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों क्या लिखा है कि का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। यानी कि इसमें से बताया है कि इनमें से कौन से प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन और ऑक्टेन। 4 ऑप्शन में से बताइए इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। चलिए फटाफट बताएं कि इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। इनमें से जो ऑप्शन नंबर आपको यानी कि प्राकृतिक गैस की बात करें तो ये जो मीथेन गैस होती है आपकी कैसी होती है, बिल्कुल प्राकृतिक गैस होती है। प्राकृतिक गैस का घटक कौन है सर, मीथेन गैस जो है आपकी बिल्कुल ही प्राकृतिक गैस यहाँ आपकी, यानी मीथेन गैस आपका सही जवाब होता हुआ नज़र आ रहा है कि मीथेन गैस कैसी होती है, आपकी प्राकृतिक गैस होती है। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि मलेरिया और काला आजार किस से होता है। मलेरिया और काला आजार किस से होता है, ये पूछा गया कि मलेरिया और काला आजार किस से होता है। 4 ऑप्शन आपको सटीक ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला लिखा है जीवाणुओं से यानी बैक्टीरिया से, दूसरा विषाणु यानी वायरस से, तीसरा प्रजीवगण यानी प्रोटोजोया से, या कवक। यानी 4 ऑप्शन में से बताइए, बहुत ही सटीक आंसर दीजिए क्योंकि ऑप्शन भी बहुत ही सटीक दिए गए हैं। तो कृपया जल्दबाजी ना करें, एक बार ध्यान से पढ़ें और समझ के आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चनों का लेवल इतना अच्छा रखा गया है कि यार अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यानी कि 20 क्वेश्चन में आउट ऑफ 80 तो करके ही आएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो लेवल और ही अच्छा खासा नहीं, बिल्कुल इससे ही थोड़ा नीचे लेवल पे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप इनको सॉल्व कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी तैयार हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल कैसी है, अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है, यानी कि प्रजीवगण यानी प्रोटोजोया जो होता है वो कैसा होता है, मलेरिया और काला आजार इसी को कहते हैं, प्रोटोजोया से होता है। ठीक है, मलेरिया और काला आजार किससे होता है दोस्तों, प्रोटोजोया से ही होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किससे होता है दोस्तों, प्रोटोजोया से होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका कैसा हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है आसपास के ध्वनि के एकत्रित करता है। यानी कि आसपास की ध्वनि को एकत्रित कौन करता है, ये पूछा गया है आपसे। आसपास की ध्वनि को एकत्रित कौन करता है। चलिए 4 ऑप्शन है आपका, श्रवण तंत्र का, दूसरा है कर्णावत, तीसरा है कान का पर्दा, चौथा है कर्णपाली यानी पिन्ना। यानी 4 में से ऑप्शन बताना है कि आसपास की ध्वनि को कौन एकत्रित करता है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर चौथा आपका बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि आसपास की ध्वनि को एकत्रित सर कर्णपाली यानी कि पन्ना करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सटीक और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करता हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत ही समझ में आ चुका होगा और आप अच्छे से आंसर करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखो प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ में अंतर स्पष्ट करना कि कितने समय को बताता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मौसम, अंतर, ध्वनि, गति, यानी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। देखो वर्ष का मतलब होता है कि किसी चीज़ में अंतर स्पष्ट करना। ठीक है, तो यहाँ जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है अंतर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, अंतर से संबंधित है। ठीक है, आशा करता हूँ सही से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर पर 15 पर बात करूँगा। 15 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, उसका कारण क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कुछ दिनों के बाद जो कांस्य और पीतल की जो मूर्तियां होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, हरा हरा रंग हो जाता है उनका थोड़ा थोड़ा, यानी कि उसका क्या कारण है, वो क्यों हरी हरी हो जाती हैं, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि संक्षारण, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपका उपक्षरण, तीसरा अपघटन, चौथा है ऑक्सीकरण। यानी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल आपका कैसा होगा, सही जवाब हो जाएगा। संक्षारण के द्वारा दोस्तों, यानी कि संक्षारण की एक ऐसी प्रोसेस है उसके द्वारा क्या हो जाती है, जो पीतल और कांस्य की जो मूर्तियाँ होती हैं वो कैसी हो जाती हैं दोस्तों, यानी कि पीला पीलापन आ जाता है उन पर। कैसा पन आ जाता है वो, सॉरी हरा हरा, थोड़ा हरापन आ जाता है उस पर कांस्यों की मूर्तियों पर। ठीक है, इस वजह से संक्षारण की प्रोसेस के द्वारा वो कैसी हो जाती हैं, थोड़ी हरी हरी प्रतीत होने लगती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ चुका हो। क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने, जस्ट आप देखिए और जवाब करने की कोशिश करें। लिखा है पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये भी आपने अगर नहीं कर पाए तो आप समझ जाना कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है आपको ये बताना है। जो पीएच स्केल होती है, पीएच पैमाना, उसकी रेंज कितनी है। तो चलिए हम आपको पहले तो ये बताते हैं कि पीएच पैमाना होता है, जो पीएच पैमाना मान लीजिए यहाँ होता है 0 से स्टार्ट होता है और 14 पर कितना होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसका जो बीचों बीच जो पॉइंट होगा यहाँ आपका कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है दोस्तों, 7। यानी कि 7 तो होता है जो पीएच स्केल में, जो 7 के इस साइड वाले जितने भी नंबर होंगे, यानी 0 से लेके फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि जो 7 के इस इधर साइड वाले जो नंबर हैं वो आपके क्या कहलाएंगे दोस्तों, 7 के जो इधर साइड वाले नंबर आपके कहलाएंगे एसिडिक नेचर के कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, एसिडिक। ये सारे के सारे आपके एसिडिक नेचर कहलाएंगे। और जो 7 से इधर साइड जो आपके जो भी नंबर होंगे वो आपके कहलाएंगे बेस नेचर के। कैसे कहलाएंगे, बेसिक नेचर कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि जो इधर वाले आपके क्षार कहलाए जाएंगे और इधर वाले आपके अम्ल कहलाए जाएंगे। 1 मिनट, इधर वाले आपके क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, और इधर वाले आपके क्या कहलाएंगे दोस्तों, क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, क्षार। यानी कि पीएच स्केल की ये जो वैल्यू होती है, 7 से जो लीस्ट नंबर है, 7 से जो कम है वो आपके अम्लीय एसिड होते हैं, यानी कि एसिडिक नेचर के होते हैं। और जो 7 से जो ऊपर हैं वो आपके बेसिक नेचर के, यानी कि क्षार प्रकृति के होते हैं। तो आपसे ये पूछा गया कि पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। तो सर दोस्तों आपको दिख रहा है कि पीएच स्केल की यानी कितने से शुरू होती है और कितने पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो आपको देखिए, यानी कि 0 से स्टार्ट हुई, कहाँ पर ख़त्म हुई, 14 पर। तो आंसर आपका कैसा हो जाएगा, आंसर नंबर 1 बिल्कुल ही आपका कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। जो पीएच स्केल की रेंज दोस्तों कितनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन बहुत ही दमदार, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल भी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आपकी स्क्रीन के सामने देखिए और पढ़िए और आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यानी क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। यानी कि इनमें से ये पूछा गया कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं पूछा गया। तो इनमें से दोस्तों 4 ऑप्शन आपको बहुत ही मिलते जुलते हैं। धमनियाँ, दूसरा ऑप्शन है बिल्ली, तीसरा है
सिराए, चौथा है कोशिकाएं। यानी 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा एक परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ये पूछा गया, परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है जो बिल्ली है जो आपकी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यानी परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा कौन नहीं है, बिल्ली, जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि यानी बिल्ली जो आपकी कैसी है, परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। चलिए बिना देरी किए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। इनमें से बताना है आप कौन सा जो है पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन, पहला दिया है चांदी, दूसरा से कैल्शियम, तीसरा सीसा, चौथा तांबा। यानी 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा जो है पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर 2 कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी जो कैल्शियम जो होता है वो कैसा होता है, पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ भी आपका बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का आप सिंबल की बात करें तो कैल्शियम के सिंबल की बात करें तो कैल्शियम का सिंबल कैसा होता है, 1 मिनट, कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो होता है Ca। कैल्शियम का सिंबल दोस्तों क्या होता है, Ca। आपका कैसा हो जाएगा, कैल्शियम का साइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों लिखा है कि पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। पौधों में जल कैसे पहुंचता है, ये कौन कार्य करता है, ये पूछा गया है। पौधों में जल जो पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के द्वारा या जाइलम के द्वारा, फिलोएम के द्वारा या सिराई के द्वारा। यानी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि पौधों में जल किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल, यहाँ भी आपका ऑप्शन बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जो जाइलम के द्वारा होता है, ये पौधों में क्या हो जाता है, जल परिवहन, यानी कि जाइलम के द्वारा आपका पौधों में जल कैसा पहुंचता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जाइलम के द्वारा कैसा होता है, आपका जल पहुंचता है पौधों में। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और ये आपकी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि एयरफोर्स बाई ग्रुप, इंडियन आर्मी, जीडी और इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इनका लेवल तो देखिए क्वेश्चनों का, शायद ही हो सकता है कि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया अच्छी लेवल के क्वेश्चन हमने आपके लिए रखे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पर बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, एक बार क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों क्या लिखा है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर बात करूंगा कि तेल और वसा, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद में, गंध में बदलाव होता है। ये पूछा गया, अगर तेल और वसा अगर क्या करे, यानी कि काफ़ी दिनों तक रखा रहे, कुछ समय तक रखा रहे तो उसमें स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद में, गंध में बदलाव होता है। यानी प्रक्रिया पूछी, कौन सी प्रक्रिया होती है उसमें, जिससे क्या होता है, यानी कि तेल और वसा में क्या हो जाए, उसके स्वाद में, भोजन में कैसी हो जाए, चेंजमेंट हो जाए, यानी बदलाव आ जाए उसके स्वाद में। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रतिस्थापन, दूसरा है अपघटन, तीसरा है विकृत गंधिता, चौथा है किण्वन। यानी कि 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों यही आपका बिल्कुल HW भी हो जाता है कि आपको यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या कमेंट बॉक्स में देना है कि आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं, फिर आपको कमेंट में एक बार ज़रूर करना है कि हाँ आपको क्लास कैसी लगी। चलिए इसका हम आंसर बताते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, लिखा है विकृत गंधिता, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकृत गंधिता के द्वारा कैसा होता है, किसी भी तेल और वसा में या भोजन में क्या हो जाती है, गंध आने लगती है, और अगर वो काफ़ी दिनों तक रखे रहें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के लिए बस टॉप 20 क्वेश्चन हम अपनी आज की जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हो चुका है, जो कंप्लीट कर चुके हैं आज।
और मैं आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर जो हो चुका है 4, आज ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। और जो बाकी 1 2 3 यानी कि 3 प्रैक्टिस सेट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, 1 2 3, और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर ये हुआ है 4, यानी कि 3 प्रैक्टिस सेट में हमने भर भर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आप लोग एक बार जाइए और उनको एक बार ज़रूर विजिट करें उस वीडियो पर, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आपसे अगर आपके इस टॉप 20 क्वेश्चनों की सीरीज आज के में 20 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन बने हैं, आप एक बार कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। और दूसरा, अगर आपके 20 आउट ऑफ 15 to 18 क्वेश्चन इस वीडियो से आपके बन रहे हैं तो आपका स्कोर बिल्कुल सही है आपके, यानी कि आपकी पढ़ाई साइंस में बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। अगर आपकी 15 से नीचे बन रहे हैं, 15 से नीचे, तो आप समझ जाना कि आपको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी आपका स्कोर बिल्कुल सेपरेट और सिक्योर स्कोर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर आपकी 15 to 18 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपका स्कोर बिल्कुल सही है। अगर आप 15 से नीचे स्कोर आपका आ रहा है तो आप समझ जाना अभी आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम आपके लिए इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट ये चलाए गए, साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार, जानदार और ज़बरदस्त रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें भी पता चलता रहता है कि हम जो अपने दोस्तों तक, भाइयों तक, बहनों तक जो भी कंटेंट पहुंचा रहे हैं बिल्कुल सही और सटीक रूप से पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है कि हम भी अपनी तरफ से खुश होते रहते हैं कि हाँ मेरे भाई बहन दोस्तों सभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं पुनः एक बार आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं भोले बाबा से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सभी के जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ आएँ और यानी कि 2025 इस सेशन में आप लोग क्या है, वर्दी लेके ही घर वापस लौटें, यानी कि 2025 में आपकी जॉब लग जाए। ठीक है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, भोले बाबा से। और बस इसी के साथ चलते हुए मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपनी ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू, जय हिंद, जय भारत।